हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एक और सेट सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र का, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, टीजीटी पीजीटी के लिए। यह इसका 6वां पार्ट है। इसके पहले का 5 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये 6वें पार्ट का पहला प्रश्न है, 56 नंबर। तो प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था। तो 16वीं लोकसभा जो 2015 में हुआ था, उसमें मतदान प्रतिशत कितना था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 64.4% था। ठीक है, 16वीं लोकसभा में। ठीक है, और जो 17वीं लोकसभा हुआ है, उसमें जो है आपका हुआ था, तो उसमें जो है 67.11% हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। तो 0.7% की बढ़ोतरी 17वीं लोकसभा में हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। 16वीं में 66.4, 17वीं में 67.11, और कुल कितना मतलब परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी, तो 0.7% की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है। 2 सूची दिया गया है, एक तरफ विचारक हैं, ठीक है, और इधर उनका राजनीतिक विचार है। तो इसको मिलान करना है। तो जो जे.एस. मिल थे, तो जे.एस. मिल जो है, उनका विचार महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएं से मिलता था। ठीक है, उनका राजनीतिक विचार। और जो हाब्स था, हाब्स जो है सामाजिक समझौता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। और मैकियावेली जो था, सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प के थाट से जाना जाता था, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। और मार्क्स जो था, वो वर्ग संघर्ष से जाना जाता था। ठीक है, तो 1 का 4, 2 का 1, 3 सी का जो है 2 और डी का 4, यानी आपका सी ऑप्शन कूट सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपका सी सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो किस रूप में की जाती सकती है। तो व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में जो है उत्तर व्यवहार की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। उस समय तेलंगाना विधानसभा में चुनाव था, 2015 की ये परीक्षा में पूछा गया है पीजीटी के। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से जो है विधानसभा की सीटों को भी आप लोग देख लीजिएगा, सभी राज्यों के। और यहाँ तेलंगाना से संबंधित है, तो तेलंगाना का 119 है। हम कुछ विधानसभा के सीटों आपको दिखा दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा या कहीं पे जो है नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है। ये तो क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों पूछ देता है, 3-4 नाम दे देगा, उसको क्रम में बैठाने के लिए पूछ देगा। तो ये, और ये बिहार में चुनाव भी है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो 4 इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा चारों को। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है तो आपका जम्मू कश्मीर का याद कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का जो है 76 विधानसभा सीट है, दिल्ली का 70 है। ठीक है, और आपको याद करना है सब देख लीजिएगा, कहने का मतलब ये है, लेकिन ये जो 4-5 बताए हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो राज्य हाईलाइट में रहते हैं हमेशा उनसे कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबको जो है एक बार देख लीजिएगा। तेलंगाना का पूछा है, तो तेलंगाना का 119 सीट है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो जब भारत में
सर्कुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिटन था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछा था, तो कथन और कारण दिए थे, उसमें से जो है छांटना था आपको कूट से। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, तो ये बिल्कुल सही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है, और इसमें कारण दिया है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति चुनाव में किया जाता है, और जो छोटे दल होते हैं उनका कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सही तो दोनों है, लेकिन इसका जो है सही व्याख्या ये नहीं है, तो कूट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, इसमें भी कथन कारण दिए हैं। तो यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, और ये इसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये राष्ट्र युग का तो अंत हो रहा है, लेकिन साम्राज्यों का विघटन और सीमाओं का जो है पुनर्निर्धारण हुआ है, तो ये इसका जो है युग का और ये पुनर्निर्धारण का कोई जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 63 नंबर में भी वही पूछा था, कथन कारण से ही। ठीक है, तो 3 प्रश्न इसमें पूछे थे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कथन में दिया है, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो सही है। और कारण है जो है, बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्क्रिया या गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और दोनों का व्याख्या एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष। ठीक है, जब कुछ समान दिखना लगे तो समझ लीजिए कि इसका व्याख्या है, जब उसमें कुछ समानता ना पा जाए, ये एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से भी आप प्रश्न को जो है पकड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कुछ समान दिखना लगे तो उसमें व्याख्या सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। और ये जो आंसर है, ऑफिशियल आंसर है जो है, आयोग द्वारा जो ऑफिशियल आंसर दिया गया था उसका भी आंसर ए ही था। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो मणिबेन पटेल ने जो है क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया, वो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दुर्गा भाभी, खुर्शीद बहन और सत्यवती, ये सब जो है क्रांतिकारी विचारधारा की थी और क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग भी किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? मतलब इधर लेखक हैं और इधर उनकी पुस्तक है, तो कौन सा पुस्तक किसका मतलब बेमेल है, नहीं है उनका? तो श्री अरबिंदो का जो था द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, ये तो बिल्कुल सही है, उन्हीं का है। और मोहनदास करमचंद गांधी का द स्टोर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी उनका था, तो ये भी सही है। और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, ये बहुत ही
अच्छे लेखक थे और उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो ये भी इनका सही है। और ये एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन ये केपी करुणाकर का नहीं था, ठीक है, ये किसका था, तो ये डीके मोहनी, ठीक है, ठीक है, डीके मोहांती का था। एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन डीके मोहांती का, ठीक है, इसको याद रखिएगा, डीके मोहांती, केपी करुणाकर का नहीं था, ठीक है। तो इसमें से जो बेमेल नहीं है वो डी वाला बेमेल नहीं है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो आप लोग जानते होंगे ये BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे BN राव, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत के विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 को, ठीक है, साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है, अनुच्छेद 312 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है पूछ रहा है, तो नागरिकता तो है ही, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, बैंकिंग है, विवाह एवं तलाक नहीं है, ठीक है। विवाह एवं तलाक जो था पहले राज्य सूची में था, ठीक है, पहले राज्य सूची में था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको राज्य सूची से हटा करके जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है समवर्ती सूची में आता है विवाह एवं तलाक, ठीक है, पहले राज्य सूची में था शुरू में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको राज्य सूची से हटा करके जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो शुरुआत में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 100 विषय हो गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा, इन दोनों को और इसको भी जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब किया गया और ये किस सूची में है, तो ये तीनों चारों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हुआ था। 70 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो इसमें से कोई नहीं सही है, ठीक है, इसको आयोग द्वारा कॉमन अंक सबको दिया गया था। अभी तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में वो 10 बार लगा है, ठीक है, तो ऑप्शन में 10 दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 10 बार लगा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 को, पहली बार 1968 को, और ये पहली बार लगा था। और जो 10वीं और सबसे अंतिम बार लगा है वो 2002 में लगा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, पहली बार 1968 को और लास्ट आखिरी बार जो लगा था वो 2002 में लगा था। कुल कितनी बार लगा था, तो 10 बार लगा था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। और भारत में सबसे ज़्यादा 10 बार किसी राज्य में लगा है तो वो उत्तर प्रदेश में ही लगा है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।